नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में आज हम बात करेंगे लेफ्ट विंग और राइट विंग के इतिहास पर। जी हाँ, आप लोग कई बार ये शब्द सुनते होंगे कि मैं लेफ्ट विंग हूँ, मैं राइट विंग हूँ, तुम ये हो, तुम वो हो। आप लोग कई बार लोगों से फेसबुक वगैरह या सोशल मीडिया पर डिबेट करते होंगे। उस डिबेट के बीच में बहुत सारे लोग आपको बोल देते होंगे तुम तो लेफ्ट विंगर हो, या तुम कम्युनिस्ट हो, तुम कैपिटलिस्ट हो, या तुम दक्षिणपंथी हो, तुम वामपंथी हो। तो ये दक्षिणपंथी, वामपंथी, लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये क्या होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेफ्ट विंग राइट विंग का इतिहास बताना चाहता हूं कि सबसे पहले फ्रांस के अंदर जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक तरफ वो लोग थे जो मोनार्क थे, जो राजा के साथ थे, जो सदियों से राजघराने के लिए काम कर रहे थे, उन्हीं के सारे इंस्टीट्यूशंस पर कंट्रोल था। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो लोग गरीब थे और जो मजदूर वर्ग था, जो एक तबका था जो उनके खिलाफ लड़ रहा था, वर्ग संघर्ष हो रहा था। तो वो बोल रहे थे कि तुम लोग हटो, ये बोल रहे थे कि हम लोग सही हैं, तुम मेहनत नहीं करते हो। तो इस तरह से वो संघर्ष हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद मोनार्की वहाँ से हट गई और संसदीय प्रणाली आ गई। दोस्तों, जब संसदीय प्रणाली वहाँ पर आ गई तो संसदीय प्रणाली में ये कोई पहले से तय नहीं था, लेकिन पहले से तय ना होने के बाद भी जो लोग दोस्त थे वो साथ में बैठते हैं। तो जो लोग क्रांति कर रहे थे वो एक तरफ बैठने लगे और जो लोग राजा के साथ थे वो दूसरी तरफ बैठने लगे। तो इस तरह से दोस्तों क्या हुआ कि ये लोग एक दूसरे को माय फ्रेंड फ्रॉम द लेफ्ट, माय फ्रेंड फ्रॉम द राइट, इस तरह से बोलकर बुलाने लगे। तो जो वर्ग था जो संघर्ष कर रहा था सत्ता के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ, तो वो सारा का सारा लेफ्ट में बैठने लगा। और जो सत्ता के समर्थन में थे, जो पहले से राजशाही के साथ काम कर रहे थे, जो मेहनत कर कर वहाँ तक पहुँचे थे, वो लोग राइट विंग में बैठने लगे, राइट साइड में बैठने लगे। तो वहाँ से लेफ्ट राइट का ये सारा का सारा टर्मिनोलॉजी शुरू हुआ और बाद में इसको पूरी दुनिया ने, ब्रिटेन ने और अमेरिका ने और सभी ने अपना लिया। तो दोस्तों, इस तरह से लेफ्ट विंग राइट विंग वहाँ से डिफाइन हुआ। तो लेफ्ट विंग राइट विंग की दुनिया में यदि मैं आपको बात करूं कि किस तरह की खासियत होती है, किस तरह की उनकी आइडियोलॉजीज़ होती है, तो लेफ्ट विंग, जैसा कि मैंने फ्रेंच के इतिहास में बताया, लेफ्ट विंग हमेशा गरीबों की बात करता है, दबे कुचलों की बात करता है, या लेफ्ट विंग हमेशा संघर्ष की बात करता है। वो बोलता है कि ये जो राइट विंग है ये ऊपर बैठा हुआ है, ये राइट विंग के कारण हम सब गरीब हैं, इन लोगों ने हमारा धन छीन लिया है और हमें इन्हें सत्ता से गिराकर वो धन वापस लेना है। और दोस्तों, राइट विंग जो होता है, राइट विंग ये बोलता है कि हम सभी पहले गरीब थे, हम सभी मजदूर थे, हम लोगों ने मेहनत करी, तुम उस समय शराब पीकर पड़े रहे, हम लोग मेहनत कर कर आज इस मुकाम पर पहुँचे कि हम लोगों ने अपना कुछ बना लिया, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, हम लोगों ने उस समय पैसा बचाया जिस समय तुम लोगों ने वो पैसा गलत चीज़ों में लगा दिया। तो हम लोग मेहनत करके भूखे रहकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम लोग मेहनतकश लोग हैं, आप लोग जो हो वो ज़बरदस्ती हमसे छीनना चाहते हो, लेकिन आप लोगों ने काम नहीं करा, इस कारण आप वहाँ पर हो। तो दोनों का ही सुनने में आपको लगेगा कि दोनों अपनी अपनी जगह पर कहीं पर सही हैं, कहीं पर आपको लगेगा कि लेफ्ट विंग जो बोल रहा है हो सकता है क्रोनी कैपिटलिज्म हुआ हो और कुछ अमीर लोगों ने सबका धन छीन लिया हो। कहीं पर आपको लगेगा कि राइट विंग जो बोल रहा है कि ये बात भी सही है कि मेहनत कर कर सभी जो लोग आगे बढ़े वो आगे बढ़ गए और जो मेहनत करना ही नहीं चाहते थे वो आज क्रांति की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से लेफ्ट विंग राइट विंग डिफाइन हुआ। और इसी तरह से अमेरिका के अंदर दोस्तों जो पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक, तो उनमें से डेमोक्रेट्स जो हैं वो लेफ्ट विंग कहलाते हैं और जो रिपब्लिकन पार्टी है जिससे डोनाल्ड ट्रंप आते हैं वो राइट विंग कहलाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से दुनिया भर में राइट लेफ्ट की डेफिनेशन जो है यूरोप के अंदर स्पेशली डिफाइन होने लगी। और राइट विंग के अंदर एक और कुछ खासियत होती है कि राइट विंग के बारे में कहा जाता है कि वो जो स्टेटस को है, जैसा चल रहा था, वो उसको सपोर्ट करता है। जो वहाँ का प्रोमिनेंट डोमिनेंट रिलीजन होता है वो उसको सपोर्ट करता है, नेटिव कंट्री के कल्चर को सपोर्ट करता है। वो कहता है कि हमारी चीज़ें बुरी नहीं थी, उन चीज़ों को वैसा ही रखना चाहिए, जो गलतियाँ हुई हैं उनमें सुधार होना चाहिए। और जो लेफ्ट विंग होता है दोस्तों, वो हमेशा ये बात करता है कि नहीं, जो चल रहा था वो ख़राब था, क्योंकि इसके कारण ही हम गरीब हुए हैं, तो ये सारा का सारा सिस्टम बदल देना चाहिए, इन सभी लोगों को सत्ता से हटा देना चाहिए, तो इसके लिए जो भी मीन्स हो। तो दोस्तों, जो लेफ्ट विंग का यदि हम एक्सट्रीम देखेंगे तो लेफ्ट विंग का एक्सट्रीम देखने को मिलता है कि कार्ल मार्क्स की एक आइडियोलॉजी जर्मन से निकली जिसको फॉलो किया लेनिन और स्टालिन ने। तो लेनिन ने जब इसको फॉलो किया और स्टालिन ने, तो रशिया के अंदर सत्ता में आने के लिए उनने 10 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्याएं कर दी। जी हाँ, 10 लाख ये आंकड़ा जो मैं बता रहा हूँ ये कम भी हो सकता है इससे ज़्यादा ही की हों। और सत्ता में आने के बाद उन्होंने उन पीजेंट्स और उन सब गरीब और मजदूरों की भी हत्या कर दी जो राइट्स के लिए आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि जब वो लोग सत्ता में आ गए उसके बाद वो लोग
जो उनके साथ लड़ रहे थे वो अपने अधिकार मांगने लगे, तो उन्होंने कहा अब अधिकार नहीं मिलेंगे, अब हम लोग अपने तरीके से काम करेंगे। तो इस तरह से लेफ्ट विंग का जो एक्सट्रीम था वो स्टालिन ने किया और रशियन रिवॉल्यूशन के समय काफ़ी सारे लोगों की जान गई। दूसरा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मैं एग्जाम्पल देता हूँ माओ का। माओ जेडोंग चाइना के अंदर चाइना की राज सत्ता को खत्म कर कर वहाँ पर आए सत्ता में, और उसके बाद माओ जेडोंग ने भी दोस्तों सेम चीज़ की। वहाँ पर कई सारे लोगों की हत्याएं कर दी, तिब्बतियंस का कत्ल कर दिया, ताइवान के लोगों का कत्ल कर दिया, आसपास के देशों पे कब्जा किया, और बहुत सारे चाइनीज़ का भी कम्युनिस्ट पार्टी ने हत्या कर कर और वहाँ पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह का दमन जो लेफ्ट विंग का एक्सट्रीम था उसने किया। अब मैं राइट विंग के एक्सट्रीम की यदि बात करूं तो कई सारे देशों में आप देखोगे जैसे कि इस्लामिस्ट कंट्री हैं जहां पर राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, वहां पर क्या है कि एक रिलीजन को वो लोग फॉलो करते हैं। उस रिलीजन के खिलाफ यदि आपने कुछ भी बोल दिया या लिख दिया तो आपके खिलाफ ब्लास्फेमी का लॉ लग जाएगा और हो सकता है आपको सड़क पर पत्थर मार मार कर मार दिया जाए। तो ये एकदम एक्सट्रीम राइट विंग जाता है, जिसको मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को राइट विंग बोला जाता है। इसके अलावा क्रोनी कैपिटलिज्म में भी अमेरिका को गिना जाता है, जिसको राइट विंग माना जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, कई बार बहुत सारे कैपिटलिस्ट लोग, बहुत सारी अमीर कंपनियां बहुत सारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेती हैं, तो कुछ चंद परिवारों के हाथों में बहुत सारा रिसोर्सेज आ जाता है और बाकी सारे लोगों से वो रिसोर्सेज छिनता चला जाता है। तो बाकी सारे लोग उस कंडीशन में आ जाते हैं कि वो उनके अंडर में काम करने लगते हैं और एंड ऑफ द डे उनके रिसोर्सेज भी इनके पास आते चले जाते हैं। तो इस तरह का कुछ खेल भी हमने यूरोप के कुछ देशों में और अमेरिका के अंदर कई बार देखा है। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म का एक एक्सट्रीम है। राइट विंग के एक्सट्रीम में रिलीजियसली तो वो फैनेटिक हो ही सकता है, इसके अलावा दूसरे नंबर पर यह आता है कि वो कैपिटलिस्ट का भी सपोर्ट करते करते कई बार इतना अंधा हो जाता है कि सरकार का कंट्रोल कैपिटलिस्ट लोगों पे से हट जाता है और प्राइवेट लॉबी इतनी मजबूत हो जाती है कि वो सरकारों को कंट्रोल करने लगती है। और लेफ्ट विंग के एक्सट्रीम में क्या होता है कि लेफ्ट विंग मजदूरों के संघर्ष की बातें कर कर धीरे धीरे आगे आता है, रिलीजन को ख़त्म करने लगता है और रिलीजन को ख़त्म करते करते जो लोग जेन्युइन रिलीजन को फॉलो करते हैं, कुछ गलत काम नहीं कर रहे, किसी को दबा नहीं रहे होते, उनको भी वो धीरे धीरे ख़त्म करने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए रिलीजन जो है वो एक अफीम की तरह है जो लोगों पर चढ़ जाता है, वो उसके नशे में कुछ भी काम करते हैं, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। तो वो लोग सबसे पहले रिलीजन पर अटैक करते हैं, तो रिलीजन पर अटैक करते करते वहाँ के नेटिव कल्चर को भी समाप्त करने लगते हैं। नेटिव कल्चर को समाप्त करते करते धीरे धीरे सत्ता में आने के लिए जो भी मीन्स अपनाए जा सकते हैं वो अपनाते हैं, और सत्ता में आने के बाद क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ही इस तरह की है कि जो पावर में है उससे लड़ना है, तो अब पावर में ये आ जाते हैं। तो जब ये पावर में आ जाते हैं तो इनके नीचे वाले लोगों को जब वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती और वो इनके खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं, तो ये लोग उन सबको गोली मरवा देते हैं, क्योंकि ये लोग उसी तरह से सत्ता में आए हुए रहते हैं। ये लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तो ये लोग उनको सपोर्ट नहीं करते बल्कि उनको किल कर देते हैं, बुरी तरह से क्रश कर देते हैं। जैसे कि चाइना ने भी टियाननमेन स्क्वायर जो पर एक इंसिडेंस है जहाँ पर उनने अपने युवाओं को, बहुत सारे लगभग लाखों युवा जो उनके खिलाफ क्रांति कर रहे थे चाइना में, उनको उनके ऊपर टैंक चलवा दिए थे, या स्टालिन ने गोली पड़वा दी थी, या कोरिया के अंदर हम देखते हैं। तो इस तरह का लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। तो दोस्तों इससे ये समझ में आता है कि लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, दोनों के ही एक्सट्रीम बहुत खतरनाक है। अब हम आते हैं इंडिया पर। तो दोस्तों इंडिया में असल में ये दोनों ही चीज़ें लागू नहीं होती हैं, क्योंकि इंडिया में कई बार लोग बोलते हैं कि ये राइट विंग है, ये लेफ्ट विंग है। जैसे कि आप बीजेपी को राइट विंग बोलते हो, तो बीजेपी के अंदर कई सारे लोग जो हैं वो जैसे कि स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठन से जुड़े हुए हैं, या फिर मजदूर संघ जैसे संगठन से, या किसान संघ जैसे संगठन से, जो लोग मजदूरों की, गरीबों की और किसानों की बातें करते हैं। स्वदेशी जागरण मंच जो मॉन्सेंटो के खिलाफ या जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप के खिलाफ कई बार धरने पर बैठता है, कई बार आंदोलन करता है। कई सारे लोग जो बीजेपी के हैं वो सपोर्ट भी करते हैं सब्सिडीज़ को और लोगों को फ्री में चीज़ें बांटने को भी। तो इस तरह का बीजेपी के अंदर एक लेफ्ट विंग का इकोनॉमिकली अप्रोच भी है, जो दुनिया में कहा जाता है कि लेफ्ट विंग करता है, ये यहाँ पर बीजेपी करती है। दूसरी तरफ यदि आप बीजेपी को देखो कि रिलीजियसली वो कैसे हैं, तो रिलीजियसली वो लोग उसी तरह की चीज़ें फॉलो करते हैं कि एक हमारा कल्चर था, हमारा रिलीजन था, वो दुनिया में बेस्ट था और उसको हम फॉलो करेंगे और उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए, समाप्त नहीं होना चाहिए। तो वो रिलीजियसली अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली वो गरीबों के बारे में भी सोचते हैं। तो इसको ना हम लेफ्ट में रख सकते हैं ना राइट में रख सकते हैं।
दूसरी चीज़ के जब हम बीजेपी के रिलीजियस उसकी भी बात करते हैं, जो वो रिलीजन के बारे में या कल्चर के बारे में सोचते हैं, उसको भी हम कंपेयर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्लास्फेमी लॉ नहीं है। यहाँ पर कोई भी कभी भी ये नहीं कहता कि सिर्फ हिंदुओं को रहना चाहिए, बाकी सबको समाप्त हो जाना चाहिए, या कोई भी ऐसा लॉ उन्होंने कभी नहीं बनाया जब वो सत्ता में आए कि बाकी सभी को समाप्त कर दो। वो ये कहते हैं कि सभी मिलजुल कर रहें, बस हमारे रिलीजन को कोई कन्वर्ट ना करे और उसको खत्म करने की कोशिश ना करे। तो इस तरह यहाँ पर बीजेपी है। इंडिया की जो लेफ्ट विंग है दोस्तों, वो भी काफ़ी अलग सी है। उसको लेफ्ट विंग नहीं कहा जा सकता, इंडियन मीडिया उसको लेफ्ट विंग कहता है। तो जो सीपीआई सीपीआईएम है, ये पार्टीज जब बनी, शुरू में इनमें भगत सिंह वगैरह भी ज्वाइन हुए और इन लोगों ने सत्ता के अंग्रेज़ों के खिलाफ थोड़ी बहुत लड़ाई भी लड़ी, लेकिन उसके बाद अचानक से ये लोगों ने 46 के अंदर कुछ अजीब से स्टैंड्स लिए, जैसे कि 1942 के जो गांधी जी का आंदोलन था उसके अंदर इन लोगों ने भाग नहीं लिया। गांधी जी के आंदोलन के अलावा बहुत सारी चीज़ों में इनका ये मानना रहा कि इंडिया जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, तो इसको एक देश के रूप में नहीं करना चाहिए, इसको एक भारत नहीं बनाना चाहिए, कई 30 कंट्रीज़ के लगभग बनाना चाहिए। आज़ादी के बाद भी यदि हम इनका स्टैंड देखें तो सोवियत यूनियन के बहुत ज़्यादा क्लोज रहने के कारण, क्योंकि ये सोवियत यूनियन में ही बने थे, तो उसके कारण सोवियत के इन्फ्लुएंस में ये हमेशा रहे। तो सोवियत के इन्फ्लुएंस में रहने के कारण इंडिया के कल्चर के हमेशा खिलाफ बोलना इन्होंने शुरू किया। 1962 वॉर के अंदर इनके जो दो फ्रैक्शंस थे, एक माओइस्ट और एक मार्क्सिस्ट, तो जो माओइस्ट वाले थे वो चाइना के फेवर में चले गए, और चाइना के फेवर में जाने के बाद उन लोगों ने भारत की सेना को खून देने की आधे लोगों ने कोशिश की, तो उनको उन्हीं की पार्टी के लोगों ने रोक दिया। तो इस तरह के कई सारी चीज़ें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में चलती रही। इसके अलावा दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर एक व्यक्ति थे एस ए डांगे। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे मजदूरों के लिए आंदोलन किए। उसी व्यक्ति को एक समय ये रियलाइज़ हुआ कि भारत की सभ्यता संस्कृति बहुत प्राचीन है, भारत का कल्चर वेदों से आया है और भारत का बहुत प्राचीन इतिहास है। तो उस व्यक्ति ने वेदों के ऊपर एक किताब लिखने की कोशिश की और लिखी भी, और बहुत ज़्यादा उसने उसमें साइंटिफिक चीज़ें भी डालने का प्रयास किया कि ये सारी चीज़ें सत्य हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया। तो दोस्तों, इस तरह का कम्युनिस्टों का इंडिया के अंदर एक अप्रोच रहा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब राइट विंग यहाँ पर जिसको बोला जाता है सो कॉल्ड राइट विंग, मैंने अभी बताया कि वो राइट विंग नहीं है, तो यहाँ का भी जो लेफ्ट विंग है, लेफ्ट विंग को असल में गरीबों की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। लेफ्ट विंग दूसरे कई देशों में रेड इंडियंस की लड़ाई लड़ता है, मूल निवासियों की लड़ाई लड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो मूल निवासी थे असल में वो हिंदूज थे। यहाँ पर इस देश के अंदर जो हिंदूज थे वो पहले कई साल मुगलों के गुलाम रहे थे। मुगलों के अटैक के बाद वो अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए थे। उसके बाद जाकर उनको आज़ादी मिली थी और आज़ादी में भी डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई थी, तो वो हिंदुओं की कंट्री नहीं थी। तो हिंदुओं की लड़ाई लड़ने की जगह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जो चूज़ किया वो हिंदुओं को आपस में डिवाइड करना चूज़ कर दिया। तो उसके बाद वो बोलने लगे कि हिंदुओं ने अत्याचार किए, हिंदू अपर कास्ट वर्सेस हिंदू लोअर कास्ट, या हिंदू वर्सेस आदिवासी, आदिवासी मूल निवासी थे, आर्य बाहर से आए थे, वो ब्राह्मण हैं, ये विदेशी हैं, या आर्य द्रविड़ की लड़ाइयाँ उन लोगों ने, इस तरह के कई सारे फ्रैक्शंस इंडिया में शुरू कर दिए। तो लेफ्ट विंग पार्टीज़ जो हैं यहाँ पर बिल्कुल ही एंटी हिंदू स्टैंड ले लेती हैं। एंटी हिंदू स्टैंड लेने के पीछे जो कि यदि मैं इतिहास में जाकर देखूं तो मुझे जो लॉजिक लगता है वो लॉजिक यह रहता है कि जो राइट विंग जिसको ये लोग बोलकर बार बार गालियाँ दे रहे थे, असल में वो इंडिया का राइट विंग नहीं था। और चूंकि इन्होंने थ्योरीज जो थी वो कार्ल मार्क्स की चोरी की थी कि एक तरफ वो लोग जो कब्जा आप पर गुलाम बनाना चाहते हैं और एक तरफ वो लोग जो गुलाम हैं, इनकी लड़ाई करवानी है, तो वही ये इम्पोज करना चाहते थे इंडिया पर। लेकिन जब लाखों लाखों लोगों ने ये देखा कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये जो पार्टीज़ हैं यहाँ पर जनसंघ या हिंदू महासभा या बीजेपी या दूसरी भी जो पार्टीज़ थी, इवन कांग्रेस, तो ये सारी की सारी जो पार्टीज़ हैं, ये सभी पार्टीज़ जो हैं ये दोनों तरफ की बातें कर रही हैं, गरीबों की भी कर रही हैं, अमीरों की भी कर रही हैं। तो बहुत सारा एक चंक कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर वहाँ से हट गया। और कम्युनिस्ट पार्टी ने जब एंटी हिंदू स्टैंड लेना शुरू किया, हिंदुओं के त्योहारों के खिलाफ अटैक करना शुरू किया, इंडियन कल्चर के खिलाफ अटैक करना शुरू किया, इंडियन कल्चर पर बार बार ब्लेम करना शुरू किया, तो बहुत सारे हिंदू उसको छोड़कर चले गए। जब हिंदू उसको छोड़कर चले गए तो केरला और बंगाल के अंदर ही सिमट कर वो पार्टी रह गई। और कम्युनिस्ट पार्टी जो केरला बंगाल के अंदर सिमट कर रह गई, उसके अंदर सिर्फ जो लोग हिंदूज़ नहीं थे वो ही बचे। तो जो हिंदूज़ नहीं थे उन्होंने जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर कब्जा कर लिया तो उन लोगों ने सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम, मीडिया और जो प्रोपेगेंडा था वो एंटी हिंदू शुरू कर दिया। और इस कारण से दोस्तों, जब एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा उन लोगों की तरफ से शुरू हो गया जिनको गरीबों की लड़ाई लड़नी चाहिए थी और जिनको गरीब और मजदूरों की
लड़ाई या जेन्युइनली कुछ इस तरह के पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे उठाने चाहिए थे जो कि देश के अंदर ज़रूरी हैं, उसकी जगह उन लोगों ने जब ये मुद्दे उठाने शुरू कर दिए कि हिंदू खराब हैं, हिंदू कम्युनिटी ऐसी है, हिंदू जो है मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स करते हैं, तो उसके कारण कई सारे हिंदूज़ उनकी पार्टी से छिटक कर दूसरी तरफ आ गए। और वहीं दूसरी पार्टियों ने दोस्तों वहाँ पर मज़दूरों और गरीबों की भी बात करना शुरू करी, फ्री बीज देना भी शुरू करी और इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करना शुरू किया। तो वहाँ से लेफ्ट विंग जो था वो अकेला पड़ गया और राइट विंग जो था उसके साथ बाकी सारे लोग आ गए। तो इंडिया का यदि आप लेफ्ट विंग देखेंगे तो वो गरीब मजदूरों की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो कुछ कुंठित लोगों का एक समूह हो गया है जो एंटी हिंदू काम करने लगा है। और इसी के साथ जब आप राइट विंग देखेंगे तो राइट विंग भी बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट का सपोर्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि अमीरों के लिए काम कर रहा है। वो उसी राइट विंग के अंदर कई सारे लोग प्रधानमंत्री ऐसे बने हैं जो चाय वाले हैं या फिर जो एक कवि थे या कोई थे, तो इस तरह के लोग उस पार्टी के अंदर हैं। तो इंडिया में दोस्तों कुछ भी लेफ्ट विंग राइट विंग के तौर पर परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंडिया के अंदर राइट विंग लेफ्ट विंग जैसा कुछ है ही नहीं। जो पार्टियां हैं वो पार्टियां सभी अपने अपने हित के हिसाब से चीज़ों को सोचती हैं और सभी पार्टियां उस हिसाब से कानून या उस हिसाब से चीज़ें बनाती हैं जिस हिसाब से जनता का वोट उन्हें मिले। तो उस तरह से चीज़ें अपने आप मोल्ड होती चली जा रही हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट जिसको कहा जा रहा है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी इसको कहा जाता है या फिर समाजवादी पार्टियों को कहा जाता है, आज वो एंटी हिंदू स्टैंड लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि सारे हिंदूज बीजेपी की साइड चले गए। और जो बीजेपी है वो बीजेपी आज फ्री बीज, जो कि उसकी पॉलिसीज़ पहले रही थी कि हम लोगों को मोटिवेट करेंगे, लेकिन वो फ्री बी देने में भी विश्वास कर रही है। 1 रुपये में गेहूँ, 1 रुपये में चावल, फ्री में अनाज और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ जो प्रो पुअर कही जाती हैं, प्रो सोशलिस्ट कही जाती है। वहीं स्वदेशी के कारण वो इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट के सपोर्ट में रखना और उनको सपोर्ट करना, वो वाली भी एक विचारधारा को अपना रही है। और साथ में रिलीजन की जब हम बात करें तो वो रिलीजन को फुल सपोर्ट करते हैं। तो राइट विंग भी पूरी तरह से राइट विंग नहीं है, लेफ्ट विंग भी पूरी तरह से लेफ्ट विंग नहीं है। तो ये जो लेफ्ट विंग राइट विंग है, इसी को दोस्तों हिंदी के अंदर दक्षिण पंथ और वाम पंथ कहा जाता है। राइट विंग को दक्षिण पंथ और लेफ्ट विंग को वाम पंथ। तो ये इंडिया के अंदर जो मैं कहूँगा कि किसी को भी लेफ्ट विंग या राइट विंग नहीं कहना चाहिए, इवन कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट भी नहीं कहना चाहिए। जो आज कई लोग कह देते हैं कि बीजेपी जो है वो कैपिटलिस्ट पार्टी है, ये लोग जो है वो कम्युनिस्ट हैं, या फिर कांग्रेस जो है वो सेंट्रिस्ट है। तो इस तरह का कोई अप्रोच इंडिया के अंदर है नहीं। कोई भी कभी भी कैपिटलिस्ट बन जाता है, कोई भी कभी भी कम्युनिस्ट बन जाता है, कोई भी अपनी स्टेट को पावरफुल बनाने के लिए अपनी स्वदेशी आइडियोलॉजी को बढ़ाना शुरू कर देता है। कोई भी कभी जब देश को ज़रूरत पड़ती है तो नरसिम्हा राव के समय ओपन इकोनॉमी हो जाती है। तो इस तरह से इंडिया के अंदर बहुत सारा घालमेल है जिसके अंदर इन शब्दों का उपयोग करना उचित नहीं है। तो कई लोगों ने आजकल जिसको आप राइट विंग कहते हैं वो बोलते हैं हम धार्मिक विंग हैं या फिर हम स्पिरिचुअल विंग हैं। लेफ्ट विंग वाले भी अपने आप को कुछ चेंज करना की कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यू लिबरल्स हैं या हम नए तरीके के अप्रोच वाले लोग हैं। तो इस तरह का इंडिया के अंदर एक बहुत वास्ट वैरायटी ऑफ पार्टीज़ हैं, वास्ट वैरायटी ऑफ पीपल हैं। तो इंडिया के अंदर कभी भी आप दोस्तों कोशिश करें तो ये लेफ्ट विंग, राइट विंग, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट और इसी के साथ साथ ये वामपंथ, दक्षिणपंथ, इन शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि ये शब्द जो हैं ये विदेश से आए हैं। ये यूरोपियन कंटेक्स्ट और अमेरिकन कंटेक्स्ट या मिडिल ईस्ट कंटेक्स्ट में प्रॉपर बैठते हैं। इंडिया के अंदर जब आप इनका यूज़ करने लगेंगे तो इसके यूज़ से बहुत नुकसान ही होगा, क्योंकि कई सारी चीज़ों को आप डिफ़ाइन ही नहीं कर पाएंगे, उनके उस ऑर्बिट में नहीं रख पाएंगे जिस ऑर्बिट में वो उस कंटेक्स्ट में वेस्ट के अंदर बैठते हैं। तो दोस्तों ये था लेफ्ट विंग और राइट विंग के ऊपर हम लोगों का व्यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।